मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष दुबे। आज हम विशेष टॉपिक लेके आए हैं। वायरस के टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। वायरस एक ऐसा टॉपिक है जहां से टीजीटी और पीजीटी एलटी की परीक्षा में एक प्रश्न यहां से अनिवार्य है। एक प्रश्न आपके सभी परीक्षाओं में, चाहे आपका 16 का हुआ हो, 21 का एग्ज़ाम हो, 13 हुआ, तो सभी परीक्षाओं में यहाँ से एक प्रश्न जरूरी आता है। और एक चीज़ आप समझिए कि टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों चीज़ों में स्टार्ट हो चुकी हैं। और ये डेट जो है 5/3/2022 से वायरस के टॉपिक पे स्टार्ट हो चुका है। और समझिएगा कि अगर आपको कोई भी सूचना या इन्फॉर्मेशन लेना है ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कक्षा के लिए, तो आप इस नंबर को ध्यान लीजिएगा, 78 60 19 60 90। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज अपना छोड़ सकते हैं। किस तरीके से आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और देखिए, तो आज हम लोग वायरस के टॉपिक पे चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे, समझेंगे भी कि वायरस आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। वायरस की चर्चा करें तो वायरस का ये इतिहास रहा है कि जैसे अभी तक कोविड-19 आया था, इन्होंने क्या किया कि ये जो जितनी बीमारी क्रिएट हुई वो वायरस ही मेन रीज़न था, आप लोग जानते हैं। और ये वायरस क्या था कि ऐसा नहीं कि केवल 19 में ही था, ये पहले भी महामारी फैला चुका है। खासकर 1676 से पहले, जब तक इसके बारे में नहीं सूचना प्राप्त हुई तब तक इसके बारे में नहीं कोई जानकारी थी। लेकिन धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत यह पता मिला कि वायरस क्या है और क्यों है और क्या इसे कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं वायरस की तरफ। वायरस की खोज सबसे पहले एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, इस पे चलते हैं, फिर उसके बाद वायरस पे आते हैं। एंटोनी वान ल्यूवेन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि एक्सपेरिमेंट में क्या कहते, कुछ ऐसे डिसीजेस थे जो कि बैक्टीरिया से होता था, लेकिन कुछ ऐसे बीमारियां थी जो बैक्टीरिया से न होकर वायरस के द्वारा, मतलब बैक्टीरिया से भी कुछ छोटा ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा गया। वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसे वायरस कहा गया। यह वायरस का एक्सपेरिमेंट एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा एक्सपेरिमेंट में किया गया। और इन्होंने जो चीज़ मिला, बैक्टीरिया मिला, प्रोटोजोआ, ईस्ट, हाइड्रा, ये सब सारी चीज़ें मिली और इन्होंने इसी को क्या कह दिया, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने क्या कहा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो छोटे वाले लेवल का होता है जिसे वायरस कहा गया। चलिए देखते हैं एक एक चीज़ को। वायरस का मतलब क्या होता है? वायरस का जो मतलब है वो पॉइजन होता है। क्या होता है? पॉइजन होता है। वायरस एक प्रकार का विषाणु है जिसके अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। और टर्म यूज्ड बाय, ध्यान दीजिएगा, टर्म यूज्ड बाय पास्चर के द्वारा टर्म यूज किया गया 1892 में। और जिसे क्या कहा इन्होंने, पॉइजनस इन्फेक्शन सब्सटेंस। एक ऐसा सब्सटेंस, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा सब्सटेंस था ये जो कि इन्फेक्शन करता था। क्या करता था? इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता था। और ये कैसा था? पॉइजनस होता था। मतलब पॉइजनस इन्फेक्शन सब्सटेंसेस को क्या कहा गया? वायरस कहा गया। इसके बाद एडोल्फ मेयर आए। इन्होंने 1886 में, ध्यान दीजिएगा, टोबैको मोज़ैक वायरस के बारे में पता लगाया। और इन्होंने पता लगाया, लेकिन ये इनके अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने किस वजह से होता है यह बताने में असमर्थ रहे हैं। लेकिन फिर इसके बाद देखिएगा, डीजो इवानोवस्की आए।
इनका पूरा नाम डिमित्री इवानोव्स्की है, जो कि पूछा नहीं जाएगा, लेकिन डीजे इवानोव्स्की आपको इतना याद रखना है कि यहाँ से प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं। 1892 में डिस्कवर्ड किया था कि टोबैको मोज़ैक वायरस जो डिसीज़ है वो किस वजह से होता है, वो इन्होंने डीजे इवानोव्स्की ने बताया कि कैजुअल एजेंट क्या है। अच्छा, एक चीज़ और समझिए कि जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर के द्वारा यूज किया गया था, और ये इन्फेक्शन प्रोड्यूस किया करके किसी दूसरे हील प्लांट में इसको एंट्री करा दिया गया, जिससे कोई ये लीफ क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। ठीक है, और वहाँ पे वायरस की खोज की गई थी। इसी तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे क्या कहा गया, वायरस कहा गया। क्या कहा गया, वायरस कहा गया। ठीक है, आप थोड़ा सा एक चीज़ इसको थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। जो टोबैको मोज़ैक लीफ था, जो टोबैको मोज़ैक लीफ था, उस लीफ के अंतर्गत ये कैसा होता था कि चितकबरा टाइप का होता था। चितकबरा टाइप का मतलब आप समझिए कि इसमें स्पॉट दिखाई देते थे। ठीक है, और ये स्पॉट ऐसे होते थे कि धीरे धीरे वो जो लीफ होता था उसको एकदम डिस्ट्रॉय कर दे, समाप्त कर देते थे, और लास्ट में वो क्या होता था, मुरझा जाता था। और फिर उन्होंने क्या किया कि इसी लीफ से इन्होंने जूस निकाला। क्या निकाला, जूस को निकाला, और इस जूस को निकालने के बाद कोई एक स्वस्थ प्लांट में, जिसे हम हील प्लांट कहते हैं, इस हील प्लांट में इन्होंने इसको रगड़ दिया। फिर उन्होंने देखा कि ये जो नई वाली लीफ थी, ध्यान दीजिएगा, ये जो नई वाली लीफ थी, यह लीफ भी क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। और ये होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था, वायरस, जिसे इन्होंने क्या कह दिया, वायरस कह दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद M.W. बिजरिंग का है। कौन है, M.W. बिजरिंग का है। इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया इसको थोड़ा सा देखिएगा। M.W. बिजरिंग ने 1892 में, ध्यान दीजिएगा, 1898 में कंटेजियम वीवम फ्लूइडम कहा। क्या कहा, कंटेजियम वीवम फ्लूइडम कहा। इसका थोड़ा सा मतलब हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। कंटेजियम का मतलब क्या होता है, वीवम का मतलब क्या होता है, और फ्लूइडम का मतलब क्या होता है कि एक फ्लूइड होता है, और वीवम का मतलब क्या होता है, एक लिविंग सब्सटेंस होता है, लिविंग सब्सटेंस होता है, जो कि किसी भी प्रजाति को इन्फेक्ट करने की क्षमता रखता है, जिससे क्या कहा गया, कंटेजियम वीवम फ्लूइडम कहा गया। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे की तरफ चलते हैं अगले पॉइंट पे। W.M. स्टैनले एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1935 में क्रिस्टलाइजेशन किया। क्या किया, क्रिस्टलाइजेशन किया, और इस क्रिस्टलाइजेशन की वजह से इन्हें 1946 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। उसके बाद F.W. ट्वार्ट आए 1915 में, और इन्होंने बैक्टीरियोफेज को डिस्क्राइब किया है। किसको डिस्क्राइब किया था, बैक्टीरियोफेज को। थोड़ा समझते हैं बैक्टीरियोफेज होता क्या है। बैक्टीरियो का मतलब एक ऐसी बैक्टीरिया जो कि वायरस से इन्फेक्टेड होती है, उसे क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और फेज का मतलब होता है लाइसिस करना। क्या होता है, लाइसिस करना मतलब ये आप समझिए कि ये जो वायरस होता है किसी बैक्टीरिया को लाइसिस अपघटित करता है, ब्रेक करता है, समाप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और
F.W. टॉट 1915 में डिस्क्राइब किया था तो बैक्टीरियोफेज को, और इसके बाद डी हिरीली आए, इन्होंने 1917 में यूज किया था टर्म बैक्टीरियोफेज। यहाँ से दोनों प्रश्न पूछा जाता है कि सर जी ये बताया कि F.W. टॉट ने 1915 में डिस्क्राइब किया था, किसको, बैक्टीरियोफेज को डिस्क्राइब्ड किया था, लेकिन जो टर्म यूज किया गया था F.H.D. हिरीली के द्वारा 1917 में। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि अगर हम बैक्टीरियोफेज के डीएनए की बात करें, अगर हम डीएनए की बात करें तो हर्शे और चेस साइंटिस्ट थे, इन्होंने बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया। किसके बारे में? बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया कि इसमें जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल है। इसकी व्याख्या हर्शे और चेस ने किया था। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे की तरफ चलते हैं। सैफरमैन, ध्यान दीजिएगा, सैफरमैन और मॉरिस ने 1963 में, ध्यान दीजिएगा, 1963 में साइनोफेज के बारे में बताया। ध्यान दीजिएगा, साइनोफेज, साइनो का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसको समझते हैं। साइनो का मतलब होता है एल्गी। क्या होता है? एल्गी होता है। जो एल्गी का अपघटन करे उसे क्या कहते हैं, साइनोफेज कहते हैं, या इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में है। चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद साइंटिस्ट आए लीडरबर्ग और जिंडरबर्ग। इन्होंने ट्रांसडक्शन पर खोज की। ट्रांसडक्शन का प्रक्रिया क्या होता है कि मान लीजिए अगर ये कोई वायरस है, समझ रहे हैं, अगर ये कोई वायरस है और यहाँ से ब्रेक डाउन करके अगर निकल रहा है तो किसी दूसरी बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है। समझ रहे हैं ना? तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया कहते हैं, जिसे जिंडरबर्ग और लीडरबर्ग ने खोज किया था। प्रश्न क्या बनता है कि ट्रांसडक्शन की खोज कौन किया था? जिंडरबर्ग और लीडरबर्ग ने। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। जनरल कैरेक्टर की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, सामान्य कैरेक्टर वायरस की अगर हम चर्चा करें तो इससे भी एक से एक अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। वायरस क्या होता है कि यह नॉन सेलुलर होता है। नॉन सेलुलर भी कह सकते हैं, ए सेलुलर भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं? ए सेलुलर का मतलब थोड़ा सा यहाँ तोड़िए, देखिएगा कि ए सेलुलर जो सेल का कैरेक्टर शो न करे उसे हम क्या कहते हैं, ए सेलुलर कहते हैं। समझ रहे हैं? मतलब जो सेल के अंतर्गत जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ये शो नहीं करता है, इसीलिए वायरस को क्या कहा गया, नॉन सेलुलर या ए सेलुलर। यहाँ से भी प्रश्न आता है। और देखिएगा, जो इस जनरल कैरेक्टर की बात करें तो ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। इनका जो साइज होता है बैक्टीरिया से बहुत ही छोटा होता है। समझ रहे हैं? और ये नेक्ड आंखों से कभी नहीं देखा जा सकता है। ये जब भी हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और हम लोग आगे चलते हैं कि वायरस में सेल्फ रिप्रोड्यूस होने की क्षमता होती है। मतलब ये अपने संख्या को खुद ही बढ़ा सकता है। ठीक है, और एक चीज़ देखते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट होता है। क्या होता है? इंट्रा सेलुलर पैरासाइट होता है। पैरासाइट क्या होता है आप थोड़ा सा समझिए कि पैरासाइट जैसे कि वायरस है, अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस क्या होता है कि किसी भी होस्ट बॉडी पर ये जाता है और वहाँ से ये न्यूट्रिशन लेता है। क्या लेता है? न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, ये तो हो गया
पैरा का मतलब थोड़ा देखिएगा, पैरा का मतलब एक ऐसा स्पेस जो दूसरे बॉडी पे जाके रहता है जिसे क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। इंट्रासेलुलर जो सेल के बीच में जाके रहे वो उसे हम इंट्रासेलुलर कहते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब पूर्ण तरीके से किसी दूसरे बॉडी पे यह जब स्थिर रहता है इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहते हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। और इसके बाद कंपोजिशन क्या होता है। वायरस का जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन का मतलब जब भी कोई ऑर्गेनिज्म बना रहता है वो कोई न कोई जेनेटिक मटेरियल उसमें क्या उपलब्ध होता है उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। देखते हैं कि इसमें जो सेंट्रल कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें डीएनए या तो आरएनए, ध्यान दीजिएगा आपके जो ऑप्शन में दोनों भी हो सकता है, या तो डीएनए आरएनए दोनों हो सकता है, लेकिन जब भी आपको टिक करना रहेगा या तो डीएनए मिलेगा या तो आरएनए मिलेगा। और यही चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए ये कवर करता है, प्रोटीन कैप्सिड इससे कवर होता है, ठीक है। और प्रोटीन कैप्सिड इसका आउटर कवर होता है, और इस आउटर कवर की प्रत्येक कैप्सिड के प्रत्येक यूनिट को क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। ये भी पूछा जाता है। और एक प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि इसमें अमीनो एसिड की संख्या 158 होता है। क्या 158 होता है अमीनो एसिड, ठीक। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम डायमीटर की बात करें तो इनका जो डायमीटर होता है 200 से लेके 300 तक माइक्रोमीटर के बीच में होता है, समझ रहे। इसके बाद बॉर्डन और पियरे आए। बॉर्डन और पियरे ने 1949 में इनके केमिकल के बारे में बताया, ठीक है। क्या बताया कि डीएनए या तो आरएनए ये प्रोटीन कैप्सिड होते हैं जिसे कैप्सोमियर कहते हैं। ये तो हमने बता ही दिया है अभी तक। लेकिन इसमें क्या होता है कि इन्होंने इसके न्यूक्लियो प्रोटीन का जो नेचर होता है उसके बारे में इन्होंने बताया। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कुछ सामान्य कैरेक्टर, जैसे कि जो लिविंग कैरेक्टर का जो कैरेक्टर होता है वो इसमें अनुपस्थित हो, जैसे कि अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें इसमें अनुपस्थित होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा गया। क्या कहा गया है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा गया। कैसे कहा गया? कि लाइफ का जो आधारशिला है वो क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। और यह प्रोटोप्लाज्म वायरस में एब्सेंट होता है, ठीक है। आगे देखिए, सेल वॉल भी नहीं पाया जाता। आप एक चीज़ जानते हैं कि जो प्लांट का नेचर होता है उसमें सेल वॉल की उपस्थिति होती है, लेकिन वायरस में सेल वॉल अनुपस्थित होता है। सेल मेम्ब्रेन की ही बात करें तो ये भी एब्सेंट होता है। और आगे की तरफ चलते हैं। बायोटिक एक्टिविटी का मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जो कि कैसी होती है। बायोटिक का मतलब क्या होता है? जो लिविंग स्टेज में रहे। किस स्टेज में? लिविंग स्टेज में रहे, उसे बायोटिक एक्टिविटी कहते हैं। और इस एक्टिविटी में क्या क्या हो सकता है? ग्रोथ का, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन या फोटोसिंथेसिस, ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो वायरस में नहीं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं कि पिगमेंट हो चाहे मूवमेंट की बात करें या सेक्स आर्गन हो, ये भी इसमें एब्सेंट होता है। वायरस के पास एक खास बात ये होती है कि विशेष होस्ट पर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पर पर्टिकुलर डिसीज क्रिएट करता है। क्या करता है? पर्टिकुलर डिसीज क्रिएट करता है। मतलब अगर कोई विशेष होस्ट है, उसी होस्ट पर वह
वायरस अटैक करेगा जो जिस डिसीज़ के लिए रिस्पांसिबल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं आउटसाइड द होस्ट सेल। होस्ट सेल के जो आउटसाइड वाला स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इनर्ट होता है, अक्रिय होता है। आगे देखिएगा न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ये प्रोटीन नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। ध्यान दीजिएगा, डीएनए होता है और यह एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होता रहता है। वायरस लैक करता है फंक्शनल ऑटोनॉमी। फंक्शनल ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि जो लाइफ से संबंधित जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, जैसे रिस्पायरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, जितने भी आप बायोटिक एक्टिविटीज़ जानते हैं, ये सभी की सभी एक्टिविटी इसमें नहीं मिलती है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे लैक एंजाइम। इसमें एंजाइम नहीं मिलता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एंजाइम नहीं मिलता है, लेकिन ऑक्सिलरी जो एंजाइम होता है वो इसमें उपस्थित रहता है। दे यूज्ड, ध्यान दीजिएगा, दे यूज्ड होस्ट मशीनरी को यूज करता है और यह सिंथेसिस करता है किसका, प्रोटीन का। चलिए आगे देखिएगा, ये डिसीज़ करता है, दे कॉजेज डिसीज़ इन प्लांट एंड एनिमल। प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों में बीमारी क्रिएट करता है, यहाँ तक कि बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ा है ये। उसके बाद आगे देखिएगा, दे रिएक्ट विथ एनवायरनमेंट। जो इन्वायरमेंट होता है उसके साथ रिएक्टिविटी करेगा, लेकिन अगर एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इसका किसी तरीके से प्रभाव नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे रिस्पॉन्स अगेंस्ट रेडिएशन, हीट और केमिकल। ध्यान दीजिएगा, ये रिस्पांस क्रिएट करता है रेडिएशन का मतलब रेडिएशन जो हम लोग जैसे कि एक्सरे जो रेडिएशन होता है वो उसके रिस्पांस में अगेंस्ट रिएक्शन करता है, हीट के संबंध में और केमिकल के संबंध में ये रिस्पांस क्रिएट करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन एसिड और बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता। देखिए आपको जो मैटर मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको मैटर मिल रहा है कम से कम 3 से 4 किताबों का मैसेज है, इसे ये समराइज़ किया गया है, समझ रहे हैं। तो आपको बेस्ट चीज़ें मिल रही हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने मैसेज को छोड़िए कि क्या और बेहतर हो सकता है। धीरे धीरे हम इसी प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, आने की संभावना है, वो भी इस प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर भी करिए, ताकि हमारा हौसला भी बढ़े और विश्वास भी बढ़े। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगर 90 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के एबव में यह इनर्ट रहता है, जिसे क्या कहते हैं, थर्मल डेथ पॉइंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे यह इनर्ट रहता है, अक्रिय रहता है, जिसे क्या कहते हैं, थर्मल डेथ पॉइंट कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगर हम कॉपर सल्फेट का 1% लें और फॉर्मेल्डिहाइड का 40% लें तो ये इनएक्टिव हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत अच्छा है क्वेश्चन है कि इससे भी पूछा जा सकता है। अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन यहाँ से भी आने की संभावना है कि अगर कॉपर सल्फेट 1%, फॉर्मेल्डिहाइड 40%, तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव के फॉर्म में रहेगा। आगे देखते हैं, वायरस की अगर हम चर्चा करें तो वायरस पे यदि एक्सरे डालते हैं या लाइट ऑफ मरकरी लैंप डालते हैं 1 घंटे तक, तब भी ये सर्जी इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। वायरस की सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है वो लिविंग और नॉन लिविंग को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, लिविंग और नॉन लिविंग को जोड़ता है। जैसे कि आप समझिए कि लिविंग प्रॉपर्टी कब होती है और नॉन लिविंग प्रॉपर्टी कब होती है। नॉन लिविंग प्रॉपर्टी का मतलब अगर आप शरीर के अगर स्किन पे उपलब्ध है तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन लिविंग प्रॉपर्टी कहेंगे। लेकिन जैसे ही यह
किसी बॉडी में एंट्री मार देता है, अंदर की तरफ जाता है, वहाँ पे म्यूटेशन करता है और रेप्लिकेशन करके अपनी संख्या को बढ़ाता है। आगे देखिएगा, दे कैन बी क्रिस्टलाइज, इसे क्रिस्टल कर सकते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए। मतलब ये वाला जो करेक्टर है सर जी, वो नॉन लिविंग करेक्टर है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी जो लिविंग होगा, अगर उसकी बॉडी ख़त्म तो उसकी कहानी ख़त्म। लेकिन नॉन लिविंग प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी वायरस को क्रिस्टल करके अगर रख लिया जाए, तो अगर फिर से अगर हम किसी भी नए प्लांट पे अगर हम डालते हैं, ध्यान दीजिएगा, नए प्लांट पे डालते हैं, तो जो ये क्या करता है, इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, लिविंग और नॉन लिविंग प्रॉपर्टी। सीधी सी बात है, अगर लिविंग की बात करें तो जितने सेल से संबंधित एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्रॉपर्टी किसकी होगी, लिविंग की होगी। ध्यान समझिएगा, लिविंग की प्रॉपर्टी होगी, और जिसमें प्रॉपर्टी नहीं होगी वो क्या होगा, नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी होगी। जैसे कि डीएनए और आरएनए, चाहे लिविंग हो, लिविंग का कैरेक्टर शो करता है, क्योंकि डीएनए आरएनए चाहे वायरस ही क्यों ना, बैक्टीरिया ही क्यों ना, प्रोटोजोआ, जितने भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर लार्ज एनिमल तक जानते हैं, उन सब में डीएनए या तो आरएनए दोनों की उपस्थिति होती है। आगे देखिएगा, होस्ट स्पेसिसिटी होता है। होस्ट स्पेसिफिसिटी का मतलब आप ये समझिए कि इसमें जो होस्ट रहेगा वो उसी होस्ट पे अपने डिसीज़ क्रिएट करेगा जो कि उस वायरस से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, संख्या बढ़ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, थोड़ा देखिएगा, आपने मैथ में सर जी पढ़ा होगा कि मल्टीप्लाई क्या होगा, मल्टीप्लाई का मतलब होता है किसी को संख्या का गुणा करना, और जब वो संख्या बढ़ जाती है उसी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ वायरस में से सबसे जो चर्चित अभी तक रहा है कोविड में हमने देखा है, उसमें म्यूटेशन भी होता है। क्या होता है, म्यूटेशन भी होता है। और ये म्यूटेशन का मतलब अपने चीज़ को, अपने शरीर को, अपने स्ट्रक्चर को एक नए रूप में परिवर्तित कर लेना ही क्या होता है, म्यूटेशन की प्रक्रिया होती है। चलिए और एक चीज़, लाइक डिजीज बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया हो चाहे फंजाई हो चाहे प्रोटोजोआ चाहे हाइड्रा, ये इन सब की तरह ये क्या करता है, डिजीज़ भी क्रिएट करता है। हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। यह इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। क्या होता है, इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। एक होस्ट मशीनरी होता है जो कि सिंथेसाइज करता है पार्टिकल को। चलिए आगे देखिएगा, कंप्लीट पार्टिकल को, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा पूछा जाता है कि कंप्लीट पार्टिकल के क्या कहते हैं, विरियन कहते हैं। और नॉन लिविंग कैरेक्टर, ध्यान दीजिएगा, जो नॉन लिविंग कैरेक्टर होता है इसमें क्या है कि प्रोटोप्लाज्म, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन ये भैया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वायरस की अगर हम बात करें, यह नॉन लिविंग कैरेक्टर होने की वजह से ये सारी चीज़ें अनुपस्थित होगी। क्यों? क्योंकि ये जो कैरेक्टर है लिविंग कैरेक्टर का होता है, नॉन लिविंग कैरेक्टर का नहीं होता है। आगे इसी वजह से एनर्जी नॉट, ध्यान दीजिएगा, एनर्जी इसमें जनरेट नहीं हो पाएगी। ये भी प्रश्न पूछा गया, क्या वायरस एनर्जी को जनरेट करता है? तो वहाँ पे ये भी प्रश्न आया था कि नहीं। चलिए आगे देख लीजिएगा, वायरस सेल थ्योरी को नहीं फॉलो करता है, ठीक है, क्योंकि नॉन सेलुलर होता है और ए सेलुलर होता है। फंक्शनल एनाटॉमी की बात करें तो ये भी इसमें नहीं होता है, हमने बता चुके हैं। बायोटिक एक्टिविटी की बात करें, लाइफ से संबंधित जितने, या छोटी सी बात कहें, सेल से संबंधित जितने भी एक्टिविटी होती हैं वो इसमें नहीं होती हैं। अगर एंजाइम की बात करें तो इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता, बल्कि ऑक्सिलरी एंजाइम इसमें उपस्थित होता है। मल्टीप्लिकेशन और म्यूटेशन होस्ट के बाहर होता है।
चलिए आगे की तरफ चलते हैं। साइज की अगर हम बात करें, साइज इनका 10 से लेके 300 माइक्रोमीटर तक होता है। स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस, ध्यान दीजिएगा, स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस को क्या कहते हैं? सेटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस। क्या कहते हैं? सेटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस डिसीज करते हैं। एनिमल, स्मॉलेस्ट जो एनिमल होता है, फूट और माउथ डिसीज किया गया था स्मॉलेस्ट एनिमल। ये भी बहुत परीक्षा में पूछा गया कि फूट और माउथ डिसीज सबसे स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस है। आगे देखे गए हैं, लार्जेस्ट एनिमल की अगर हम बात करें तो पॉक्स वायरस होता है। क्या होता है? पॉक्स वायरस होता है। इसकी साइज क्या होती है? 250 माइक्रोमीटर। इसमें दो चीज़ें हैं, एक होता है वेरियोला होता है, दूसरा क्या है भाई? वैक्सीनिया है। चलिए, कॉम्प्लेक्स वायरस भी पाया जाता है जिसे फीवर कहते हैं, परफेक्ट फीवर कहते हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। सेप की अगर हम बात करें, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि सर जी सेप क्या होता है वायरस का? तो जो टोबैको मोज़ैक होता है, इसका जो सेप होता है रॉड की तरह, रॉड का मतलब कुछ इस तरीके की संरचना इसमें मिलती है, इसीलिए इसे क्या कहा गया? रॉड सेप कहा गया। चलिए, टैडपोल की तरह किसका स्ट्रक्चर होता है? बैक्टीरियोफेज का। किसका स्ट्रक्चर होता है? बैक्टीरियोफेज का। आपके टॉपिक में जो ये वाला स्ट्रक्चर है आपके बुक में, इसे हम क्या कहते हैं? टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। आगे देखिएगा, स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर किसका होता है? इन्फ्लुएंजा का होता है। किसका होता है? इन्फ्लुएंजा का होता है। राउंडेड का मतलब थोड़ा समझिए कि ये जो वाला स्ट्रक्चर